हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज कौशल और आप सभी का मॉड्यूलेशन के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी जामिया के इस हमारे मुहिम में जुड़ चुके होंगे जहाँ पे हम लोग जामिया सीईटी की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, जिन जिनको जामिया के सीईटी एग्जाम के बारे में अच्छा नॉलेज है उनके लिए इट्स वेरी गुड। जिनको नहीं जानकारी है उनको मैं बस बेसिक से चीज बताता हुआ जाऊंगा यहाँ से। वो ये है कि आपका जो पेपर होने वाला है वहां पे 100 क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आपको 34 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ से, 33 एंड 33 आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। तो यहाँ पे जामिया की जो सीईटी एग्जाम है वो थोड़ा सा मैथ एंड साइंस ओरिएंटेड है। लेकिन मैं बात करूं जामिया यूनिवर्सिटी की, तो जामिया यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। अपना इसका नाम है, दमखम है इसके नाम में भी, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आप लोगों से ये मैं आशा करूंगा कि जब आपने ये जर्नी स्टार्ट कर ली है तो इस जर्नी में आप अपने आप को भी हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे, साथ ही साथ मेरे कहे हुए कुछ बातों का भी ध्यान रखेंगे। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट मैं आज आपको एकदम कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू बताऊंगा फिजिक्स का। मैं आपको जामिया का यहाँ पे फिजिक्स पूरा का कंप्लीट पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। एक एक करके चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग देखेंगे कि जामिया की सीईटी एग्जाम में फिजिक्स के कौन से चैप्टर्स आएंगे, किस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटिंग है, दैट इज वेटेज है, एंड साथ ही साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे कि क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे अलावा बाकी जो भी फैकल्टीज हैं आप देखेंगे दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, उनसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजों को लर्न करेंगे, ग्रैब करेंगे और अपना एक सीट बुक करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है, मैं फिर से बताता चलूं, आपको बस राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन की नीड है। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का टेंशन, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस मेथड को फॉलो करना, जो मैं आपको बताता जाऊंगा धीरे धीरे। आप देखेंगे जो चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझेंगे, क्योंकि फिजिक्स ऑलरेडी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी सब्जेक्ट है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा अब तक अच्छे तरीके से तो बहुत मजा आया होगा, नहीं पढ़ा तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा मजा मैं दिलवाऊंगा। ठीक है, चलिए। सो हम लोग देखेंगे अभी सिलेबस ओवरव्यू ऑफ जामिया सीईटी 2024। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, जो भी आपके जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे फिजिक्स का पूरा आप देखोगे सिलेबस है, मैं उस सिलेबस को थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन करके आपको समझाऊंगा, क्योंकि वहां जो सिलेबस है वो बहुत अलग तरीके से वेग फॉर्म में दिया गया, यानी क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती है ना। उन्होंने बस टॉपिक बाय टॉपिक उसका नाम दे दिया है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली वो टॉपिक्स हमें किस किस चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो द चैप्टर्स आर मोस्टली ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th। 9वें और 10वें में हमने जो फिजिक्स पढ़ी थी वही है, बस आपको थोड़ा सा और डिटेल और डीप में उस चीज को पढ़ना पड़ेगा। एक दो टॉपिक हैं, जैसे आप देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, और कुछ एक दो सवाल जो कि क्लास 11 से फिजिक्स से आई है, जिसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट आप टॉपिक जो चैप्टर्स लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट जो आप टॉपिक चैप्टर लिखोगे यहां पे वो ये है, दैट इज मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन में आपके जो कुछ टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा, थोड़ा सा चर्चा करूंगा। जैसे टॉपिक नंबर 1 आपके उसमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में दिया गया है। जिसके बारे में आपको बहुत डीपली अच्छे तरीके से पढ़ना है। मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही ये सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने चैप्टर वाइज इसलिए लिख दिया। दूसरा आपको स्पीड एंड वेलोसिटी भी पढ़नी है। दोनों में जो डिफरेंस होगा मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल जैसे हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको मैं पूरी डिफरेंस अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं होगी। आपको एक्सेलरेशन अच्छे से समझना है। ठीक है, आपको फिर यहां से रेस्ट एंड मोशन भी पढ़ना है। कि एक्चुअली में रेस्ट क्या है और एक्चुअली में मोशन क्या है। ठीक है, फिजिक्स के टर्म में मुझे पता है आप लोगों को सबको अच्छे से जानकारी होगी, बट फिजिक्स के टर्म में व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, यहाँ पे मैं
फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात भी करूंगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको, डोंट वरी, बहुत मजा आएगा फिजिक्स आपको पढ़ने में। अगर अब तक आपने इंटरेस्ट नहीं लिया तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इन सारी चीजों को प्लीज लिखते हुए चलेंगे। मुझे पता है आपके पास सिलेबस हो सकता है, ठीक है, मैंने सिलेबस ओवरव्यू और भी दिया हुआ है, लेकिन ये जो है ये स्पेसिफिकली मैं बहुत सोच समझकर आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दैट इज मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन से हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, हमें स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़नी है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, रेस्ट एंड मोशन भी पढ़ना है, ठीक है। होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ जब हम लोग मोशन पढ़ लेंगे तो हम मोशन में देखेंगे कि हमें और क्या पढ़ना होता है। दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस भी पढ़ने पड़ते हैं, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर आप पढ़ते होंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। आपको इक्वेशन ऑफ द मोशन पढ़ना है, ठीक है। इतने डिटेल में देखो आपके सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा। वो बोल देंगे सीधा कि देखो बेटा हमने तो डाल दिया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपके मैंने मोशन डाल दिया था, अब क्वेश्चन कैसे भी आए, ठीक है। तो दीज आर द सब टॉपिक्स वेयर यू हैव टू स्टडी इन डिटेल्स, ठीक है। तभी आपके क्वेश्चन इधर से आएंगे, ठीक। देखो फ्री फॉल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फ्री फॉल भी हमें पढ़ना है, ठीक है। फ्री फॉल से भी हमें पढ़ना है। न्यूटन्स लॉ पढ़ना पड़ेगा हमें, न्यूटन्स लॉ, जहां पे हमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ पढ़नी पड़ती है, ठीक है। हमें कौन सा लॉ पढ़ना है? फर्स्ट लॉ, सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ हमें पढ़ना है। जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे होंगे वहां पे आपको एक टर्म मिलेगा जिसको आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया नाम का चैप्टर आपको बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ाया जाएगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द मोशन जो होते हैं वो कितने हैं आप देखोगे, 3 तरीके के इक्वेशन ऑफ द मोशन होते हैं, ठीक है। फ्री फॉल में आप देखोगे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहां पे आप कॉन्सेप्ट समझोगे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आप यहां से सीखोगे, ठीक है। ग्रेविटी में मैंने स्टार लगाया है बिकॉज ये ग्रेविटी चेंज होते रहती है प्लेस टू प्लेस, और इस ग्रेविटी को जब हम पढ़ेंगे तभी हमें वहां से पढ़ना पड़ेगा मास एंड वेट का भी डिफरेंस, ठीक है। उस टॉपिक को मैं अलग से लिख देता हूं। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इतने सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे पहले दोस्त, है ना। ये सारा का सारा आप देखोगे मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन में है, ठीक है। साथ ही साथ मैं अगर आपको बताता चलूं तो इन सब के साथ साथ आपको थोड़ा सा एक अलग चैप्टर देखने को मिलेगा जो एक साथ ही लिख दिया गया है, ठीक है। दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसको एक साथ लिख दिया गया, बट दिस इज नॉट द सेम चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। यहां से हमें और एक चीज देखना है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। साथ ही साथ हमें थोड़ा सा एक और डिटेल में बता दूं, हमें बॉयंट फोर्स के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। बॉयंट फोर्स, फोर्स एंड प्रेशर भी पढ़ना है हमें, ठीक। ये सारा चीज हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर। इसके अंदर एक दो टर्म और हैं जो हमें पढ़ना है वहां से, इसके बारे में भी मैं लिखता हुआ चलूं यहां पे, देखिए। दैट इज आपको मोमेंटम का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मोमेंटम के साथ साथ आपको इंपल्स भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इतनी सारी डिटेल है, और ये सारी जो डिटेलिंग में बता रहा हूं ये सारा का सारा एक अलग तरीके का फिजिक्स कहलाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल फिजिक्स या थियोरेटिकल फिजिक्स, ठीक। ये सारे उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक। चलो
चैप्टर नंबर 1 आपने देख लिया होगा, चैप्टर नंबर 1 में ये सारी चीज आपको पढ़नी है। दैट इज, आप देखो हमने डिस्कस किया था मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन में हमें ये सारा कुछ पढ़ना है। सारे टॉपिक बाय टॉपिक तो सब आएंगे, मैं चैप्टर आपको लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको भी ईज हो थोड़ा समझने में। ठीक है, आप ये देखो, ये जो पार्ट आपको मैंने बताया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आपको अलग से पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ द मोशन में 3 इक्वेशंस होंगे जिसे हम लोग थोड़ा समझेंगे कि ये कब होता है, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है। सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे। फ्री फॉल जो होती है, यहाँ पे ग्रेविटी नाम का कॉन्सेप्ट आएगा। ग्रेविटी हम देखेंगे कि अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है, जितने भी प्लैनेट्स है उन पे अलग अलग होती हैं। न्यूटन्स का लॉ पढ़ना में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है हमें। सिमिलरली मास एंड वेट, इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, बॉयंट फोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ना है, मोमेंटम एंड इंपल्स के बारे में भी हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 2 जो आपको पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से वो है ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, सो वर्क एनर्जी पावर में हमें क्या करना पड़ता है, हमें वर्क को डिफाइन करना पड़ेगा। यहीं से हम देखेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वर्क मिलता है। लेकिन इस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको और भी जानकारियां मिलेंगी। दैट इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो गिव यू द वर्क डन। ठीक है, ये सारी डिटेल में मैं बताऊंगा, तब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी मिलेगी। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं इस बात की कि अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया, 1 to जितने भी 1 to 4, 5, 7 चैप्टर्स जितने भी होंगे उसको अगर एक एक करके डिटेलिंग में आपने अच्छे से कर ली तो आपके जो 33 मार्क्स के फिजिक्स आएंगे वहां से एक भी मार्क्स मैं कटने तो नहीं दूंगा। ठीक है, जितना कुछ भी पढ़ाऊंगा वहां से एक भी क्वेश्चन आपको अलग से दिखेंगे नहीं, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्क को, देखेंगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, 2 तरह के हम देखेंगे वर्क कैसा होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है। ठीक, इस चीज में मैं नहीं गया एक्चुअली। यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट इस वाले चैप्टर में हमें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी होती है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, प्लीज इनको लिखकर आप अलग से कर लो। मुझे पता है सिलेबस का पार्ट आपके पास होगा, लेकिन इसको इस तरह से लिख लो। ठीक है, काम आएगा आपके बहुत ज्यादा। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, सो वर्क को हम देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे एनर्जी को हम लोग पढ़ना है हमें। ठीक है, एनर्जी में हमें स्पेशली हमें मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है। मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है। देखो बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली आप देखोगे 2 तरह के होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ के रखा होगा इसे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन दोनों को हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, साथ ही साथ हमें कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी पढ़नी है। दैट इज, मान के चलो जो डायनेमो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फैन होती है वो किस तरह के एनर्जी कन्वर्जन दिखाती है, पेट्रोल से हम लोग किस तरह के एनर्जी कन्वर्जन को देखते हैं। ये सारा एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आपके क्वेश्चन में जरूर आ जाता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सो मैकेनिकल एनर्जी में आप देखो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है वो हो जाती है आप देखो हाफ mv², राइट। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाती है mgh। ठीक है, यहां से हम लोग इन सारे को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमें पढ़नी होगी, राइट। सो यहां तक जब हम एनर्जी को देख लेंगे, थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद हमें क्या करना है, पावर पढ़ना है। ठीक है, पावर दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक, इसको देखेंगे एनर्जी के टर्म में भी हम लोग किस तरह से लिखेंगे। क्लियर है, चलिए ये सारा कुछ क्लियर हो गया आपको अच्छे से। यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से फोर्सेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हम लोग वर्क पढ़ रहे होंगे तो हम इसके बारे में देखेंगे फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे। फोर्सेस भी देखो आप 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, है ना बच्चों। सो पॉजिटिव फोर्स कैसे फोर्सेस होते हैं, जब आप मोशन के डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे हो,
यानी एक बात सोचो कि मैं ऐसे खड़ा हूं, इधर से कोई साइकिल चला के जा रहा है मेरे से आगे, मैं उस आगे जाते हुए डायरेक्शन में भी मैंने उसको क्या कर दिया, पुश कर दिया, यानी फोर्स दिया। तो मोशन के डायरेक्शन में जब फोर्स लग जाती है, ऐसे फोर्सेस को बच्चों क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, ऐसे फोर्सेस जो आपको क्या करेगी, आपके मोशन के अगेंस्ट काम करेगी। जैसे ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम क्या है बच्चों, बताओ। ब्रेक जब आप लगाते हो तो मोशन के अगेंस्ट काम करते हो, उस मोशन को रोकने की कोशिश करते हो, तो वो कैसा बच्चों, नेगेटिव फोर्सेस है। क्लियर है इतना, नेगेटिव फोर्सेस है। चलिए, ये सब क्लियर होगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, पावर को हम लोग देखेंगे, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पता होगा आपको, नहीं पता तो अभी सब जान जाओगे आप, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, देखिए थर्ड जो चैप्टर आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, वो है साउंड बच्चों, है ना। साउंड सुन के जितना आसान लगता है, ये थोड़ा सा आप देखो ट्रिकी चैप्टर है। ठीक है, साउंड में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आपके सिलेबस में बस लिख दिया गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल साउंड, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डीपली पढ़ना पड़ता है। दैट इज फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, लाउडनेस क्या है। ठीक है, आप देखोगे जो ये सारे जो डेसिबल्स होते हैं, कितने डेसिबल पे क्या काम करता है, ऐसे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या रिलेशन है, तो ये सारे कुछ हम लोग को देखना पड़ेगा। चलिए, सो हम साउंड में क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है, साथ ही साथ इसका प्रोपागेशन भी देखेंगे, साउंड प्रोपागेट कैसे करता है, दैट इज कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के मेथड्स, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, उसके बाद हम देखेंगे ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ साउंड हमें पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ना है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें आप देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, एम्पलीट्यूड, तो हमें ये सारी चीज पढ़ना है। हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़नी है, हमें वेवलेंथ के बारे में पढ़नी पड़ेगी, हमें एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ हमें एम्पलीट्यूड के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो आप यहाँ पे दैट इज टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एटसेट्रा, और भी इस तरह से बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है वहां पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फोर्थ नंबर आप देखोगे हमें नॉइज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नॉइज क्या होता है, किस तरह से काम करता है नॉइज, और दैट इज म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने टाइम पीरियड लिखा था, यहाँ पे हमें डेसिबल भी पढ़ना पड़ेगा, डेसिबल, है ना, डेसिबल। ठीक है, ये सारा कुछ हमें पढ़ना पड़ता है साउंड में। ठीक, साउंड में हमें एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, दैट इज फिफ्थ नंबर, देखो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, कितना काफी है क्या, नहीं, रिलेशन बिटवीन हमें और एक चीज पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहां पे देखो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ भी अच्छे तरीके से हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से रखना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे इसकी जो रिलेशन होती है वो क्या हो जाती है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये बिल्कुल पूछा जाता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें तो जरूर से जरूर आता ही है, जरूर आएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की जो आप देखो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ज, हर्ज होती है। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, वेवलेंथ की जो आप देखोगे, इसकी जो आप देखो क्या होती है ऐसा यूनिट, दैट इज, वैसे तो मीटर में लिख देते हैं हम लोग, मीटर में, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर को ही 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ डिटेल में मैं बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बट इतने डिटेल में पढ़ना ताकि एग्जाम बिल्कुल चुटकियों में निकले। ठीक है, चलिए, तो ये सारा चीज हमें किस में पढ़ना होगा, दैट इज साउंड में पढ़ना है। ठीक, तो एक्चुअली में अगर मैं देखूं ध्यान से तो क्लास 9th में आपको ये सारी चीजें ही पढ़नी है।
ठीक है, बॉयंसी एंड ऑल जितने भी है, फ्लोटेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके अंदर प्रिंसिपल्स भी है, दैट इज आप देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, बॉयंट फोर्स जब हम पढ़ेंगे उसमें ही हर कुछ पढ़ना है हमें, थ्रस्ट के बारे में पढ़ना है, बॉयंट फोर्स के बारे में पढ़ना है। उसी के अंदर हम देखेंगे कि डेप्थ के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन है, ठीक है, उसी के साथ हम लोग देखेंगे दैट इज डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, ठीक, ये सारा चीज हमें डिटेल में वहां पढ़ना है। ठीक, तो क्लास 9th में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मोटा मोटा चीजें सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो क्लास 10th का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th में आप देख लो, यहाँ 3 टॉपिक जो है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर इज लाइट। ठीक है, लाइट में देखो दोस्तों क्या करना है हमें, लाइट में बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी आपको। लाइट में अगर मैं ध्यान से पढ़ाऊं, आपको बताऊं, तो इसमें आपको पढ़ना है पहले रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक, जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ोगे तो रिफ्लेक्शन के अंदर आप देखोगे आपके पास मिरर्स आएंगे जिसको आपको पढ़ना है, दैट इज मिरर्स, है ना। और ये जो मिरर होता है दोस्तों ये बहुत तरह के होंगे। ठीक है, बहुत तरह कहने का मतलब है, एक तो होगा प्लेन मिरर, दूसरा होता है दोस्त स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर आपने पढ़ा होगा बचपन में जरूर। स्फेरिकल मिरर भी 2 तरह के होते हैं, एक का नाम है क्या, कॉनकेव मिरर, दूसरे का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी लग रही है तो मैं आपको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा दूं। ठीक है, ये देखो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जैसे मैं नोट्स के फॉर्म में आपको बता रहा हूं उस तरह से आपको इस तरह से लिख लिख के काम करना है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सारा आपको मिरर्स के फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लेन मिरर के यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे प्लेन मिरर्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके किसके, दैट इज प्लेन मिरर का। ठीक है, इसी तरह से प्लेन मिरर के साथ साथ आपको किसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने, दोनों के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का भी देखना पड़ेगा, कॉन्वेक्स मिरर का भी आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इन सब के तो क्या करने पड़ेंगे, आपको डायग्राम के थ्रू भी पढ़ना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम्स आते हैं जिसके थ्रू आप इसकी कंप्लीट इसकी नॉलेज लोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से नॉलेज लोगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के साथ साथ। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन में हमें जो देखने को मिलता है दैट इज, आप जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ोगे तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको पढ़ना ही, नो डाउट। इसका क्या पढ़ना है हमें, लॉज पढ़ना है, लॉ। ठीक है, इसका हमें लॉ पढ़ना है, इसका हमें एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, ये सब तो इसके क्या है, बाय प्रोडक्ट्स है, ये सब चीजें तो आपको पढ़ना ही पड़ेंगे। दैट इज रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है, इसका लॉ हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इसके जो एप्लीकेशन है, यानी अगर मुझे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स जल रही होंगी, उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से मैं आपको दिख रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आपके जो लाइफ में कहां पे यूजेस होती है उन सब के बारे में पढ़ना है। दैट इज स्पेशली कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का आपको क्या करना है, इनके यूजेस भी पढ़ने पड़ेंगे, इनके आपको यूजेस भी पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, है ना बच्चों, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो ये तो पूरा पार्ट किसका हो गया, रिफ्लेक्शन का पार्ट हो गया। ठीक, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, मैं हट जा रहा हूं इसलिए बार बार कि ताकि आप क्या कर पाओ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो एटलीस्ट, या नोट डाउन कर लो। ठीक, या वीडियो को पॉज करके आराम से इसको ध्यान से लिख लो। ठीक है, चलो इन सारे पॉइंट्स के बाद हमें क्या करना है, ये देखो हमें पढ़ना पड़ेगा रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बारे में। अच्छा, यहां जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में आपको 2 तरह के रिफ्लेक्शन को भी पढ़ना पड़ता है। दैट इज, एक तो कैसा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, डरने की टेंशन की बात नहीं है। सो रिफ्लेक्शन आपको पढ़ना है। दूसरा, अच्छा यहां पे इनका रिफ्लेक्शन का हमें क्या पढ़ना है, इसका हमें डेफिनेशन पढ़ना है, डेफिनेशन। ठीक है, इसके क्या लॉज हैं वो पढ़ना है हमें अच्छे तरीके से, इसकी एप्लीकेशन भी पढ़नी है।
ठीक है, इसकी एप्लीकेशन भी पढ़नी है। अच्छा, एप्लीकेशन पे क्या करोगे आप, स्टार मार्क लगा दोगे, एप्लीकेशन पे स्टार मार्क लगा दोगे। रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में आता है और आएगा भी। जैसे मिराज का फॉर्मेशन हो गया, रेनबो फॉर्मेशन हो गई, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स हो गई, ठीक है, जल्दी से सनराइज जो आपको दिख रही है, अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट, ये इसका किसका एग्जांपल है, रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान से करने होंगे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलो, रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ग्लास स्लैब, नॉट प्रिज्म, ग्लास स्लैब, ठीक है। ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से आता है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लेंस आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली आपको दो तरह के पढ़ने हैं, दैट इज कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड इट इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये इतना कुछ आपको पढ़ना है फिजिक्स में। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपका सिलेबस जो आपको दिया गया है, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि बस वहां से कहीं से क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं बता रहा हूं, इसको ब्रेक करके समझा रहा हूं कि क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या इसके टॉपिक्स हैं, जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। वो सीधा लिख के चला जाएगा दोस्त की रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये नहीं आता। टाइम बदल चुका है, क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, ठीक। तो आपको इन सब चीजों के लिए रेडी रहना है। सो कॉनकेव लेंस पढ़ना है हमें और कॉन्वेक्स लेंस पढ़नी है, क्लियर है। साथ ही साथ ह्यूमन आई के बारे में यहाँ हमें अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, जो मैं अलग चैप्टर में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों लेंसेस हो गए। साथ ही साथ आप देखो, जो एक चीज छूट गया हमारे से यहाँ पे, वो है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे जो मिरर हम लोग बात कर रहे थे, मिरर्स, ठीक है, यहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला भी पढ़ना है, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला, क्लियर है। मिरर फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। सिमिलरली लेंस आपने पढ़ लिया, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहां से लेंस फॉर्मूला पढ़ना है, लेंस फॉर्मूला पढ़ना है। क्या इतना ही काफी है? नहीं, और भी पढ़ना पड़ेगा आपको। मैग्निफिकेशन पढ़नी पड़ेगी, मैग्निफिकेशन, और क्या पढ़ना है हमें, और पावर ऑफ द लेंस पढ़ना पड़ेगा, पावर ऑफ द लेंस भी पढ़ना है। यहां से लेंस की पावर हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये इतना सारा डिटेल में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, कहां से, रिफ्रैक्शन से, क्लियर है इतना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट फिर से हम चलते हैं अलग से एक और चैप्टर की तरफ, जिसको आप चैप्टर वाइज ही लिखेंगे प्लीज, ठीक है। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपको क्या करना है दोस्त, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। यहां से देखो ध्यान से, आपको क्या पढ़ना है, डिफेक्ट्स। पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट्स पढ़ना है आपको, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। यहां से आपको बहुत सारे डिफेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। क्या क्या डिफेक्ट्स है, देखो डिफेक्ट्स क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, मायोपिया पढ़ना पड़ेगा, मायोपिया, इसका करेक्शन कैसे करना, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड इट्स करेक्शन, इसके करेक्शन भी हमें पढ़ने पड़ती है, एंड इट्स करेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, एस्टिग्मेटिज्म पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेसबायोपिया पढ़ना है और कैटरैक्ट्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, कैटरैक्ट्स पढ़ने हैं। तो इन सब सारे के सारे जो ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स हैं, ह्यूमन आई के जो आप देखोगे डिफेक्ट्स हैं, वो दोस्त इतने पढ़ने हैं आपको, है ना बच्चों। आपको मायोपिया पढ़ना पड़ेगा, आपको हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना पड़ेगा, आपको एस्टिग्मेटिज्म पढ़ना पड़ेगा, प्रेसबायोपिया पढ़ना पड़ेगा, एंड फाइनली आपको कैटरैक्ट्स पढ़ने हैं। कैटरैक्ट्स मतलब जो मोतियाबिंद होती है उसको कैटरैक्ट्स बोलते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। मायोपिया, जिस बच्चों को माइनस वाला चश्मा लग जाता है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, है ना, उनको मायोपिया हो जाता है। जिनको सामने की चीजें नहीं दिखाई दे रही उनको दैट इज हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है, जब आपको
जो पैरेलल चीजें हैं वो आपको कैसे दिखेगी, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सॉरी पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल चीजें वर्टिकल, वर्टिकल चीजें हॉरिजॉन्टल, यानी रोड जो समतल है वो आपको सीधा खड़ा दिखेगा और खड़ी बिल्डिंग आपको सीधी दिखेगी, दैट इज लेटी हुई दिखेगी। इस चीज को आप बोलते हो क्या, एस्टिग्मेटिज्म। प्रेसबायोपिया क्या होती है, जब हमारा बुढ़ापा आता है तो हमारी दोनों ही लेंसेज खराब हो जाती है, ठीक है, यानी हम ना दूर का देख पाते हैं ठीक से, ना सामने का देख पाते हैं, वो क्या है, प्रेसबायोपिया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक अगर सबको समझ आ गया तो आपको यहां से क्या पढ़ना है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में बच्चों हमें पढ़ना पड़ता है, दैट इज जो हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, दैट इज एक प्रिज्म के थ्रू क्या होता है, आप देखो एक प्रिज्म के थ्रू क्या होगी, एक प्रिज्म होती है, यानी यहां से अगर एक प्रिज्म है यहाँ पे, ठीक है, एक व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट आती है, एक व्हाइट लाइट आएगी और इसका क्या हो जाता है, इसका डेविएशन हो जाएगा 7 कलर्स में, ठीक है, इस तरह से डेविएशन हो जाता है, आपने पढ़ा होगा जिसको विबग्योर कहते हैं, विबग्योर, ठीक है, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक, जिस पर्टिकुलर हम स्क्रीन पे इसको लेते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो किसकी डेविएशन ज्यादा है, किसका वेवलेंथ ज्यादा है, ये सारी चीजें हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो दिस इज प्रिज्म एंड ये जो है ये व्हाइट बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, व्हाइट बीम ऑफ लाइट, ठीक। तो ये सारा आपको पढ़ना है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ना आपको, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़नी है आपको, फिर ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़नी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, फिनोमेनन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। इसी जगह आप देखोगे सीखोगे दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में सीखोगे, जिसका यूज होता है कहां पे, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू इंटरनेट पहुंचाने में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही मदद से, यानी उसकी ही मदद से हम आज के समय इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक। इतना कुछ आपको पढ़ना है, इन सबको करने के बाद आप देखोगे ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जो आपको मेन टॉपिक फिर देखना है, डायरेक्टली क्या देखना है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए चलिए इलेक्ट्रिक करंट में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, दैट इज आपको पहले चार्जेस के बारे में पढ़ना है, ठीक। जब आप चार्जेस पढ़ लोगे तो आपको कूलम्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में क्या है, ठीक है, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट कैसा होता है, ठीक। इसी जगह आप पढ़ोगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, ठीक है बच्चों। सो कंडक्टर क्या होती है, जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगी यानी पास ऑन करेगी। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो आप देखोगे करंट को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देते, वो इंसुलेटर्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स, इनका एप्लीकेशन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इतना बेसिक करने के बाद आपको कहां ले जाया जाएगा, दैट इज आपको पढ़ाया जाएगा यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप पढ़ लोगे तब तो आपको क्या पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, जिसको ही हम वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं दोस्त, है ना। आपको ये सब अच्छे से याद रखना है, अच्छे से करना है कंप्लीट, ठीक है। ये सब कुछ मैं बताऊंगा डिटेल्स में, ठीक है, इसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे, आपको इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा रहा हूं मैं, दैट इज आपको ओम्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, ओम्स लॉ पढ़ना है।
यहां से आपको रेजिस्टेंस की क्या मिलेगी, कॉन्सेप्ट मिलेगी, जिसको आपको क्या पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ना पड़ता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, दैट इज आप देखोगे एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझना आपको, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैसे होंगे रेजिस्टर्स के, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है चीजें, अच्छे से नोट डाउन करते हुए इसको चलोगे आप, ठीक है। अब देखो करंट की क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट भी होती है, ठीक है, करंट की हीटिंग इफेक्ट भी होती है, ठीक है। 9 टॉपिक तक हो गया है, ये देखो 10वां टॉपिक, ठीक है। आप देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना में, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें इतना कुछ करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट का जो भी हमारा टॉपिक है वो आप देखो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ते हैं, हमें केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भी आ रहा है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं, क्या क्या हैं आप इसको याद रखना हमेशा के लिए। एक तो इलेक्ट्रोलिसिस है, और इसी इलेक्ट्रोलिसिस के होने की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। इसके साथ साथ आपको जो अभी और चीजें पढ़नी है वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड में और बहुत सारी चीजें आती है, दैट इज वो सब करना है। यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। कुछ टॉपिक यहाँ पे एक दो चीजें और भी आपके सिलेबस में डाल दिया गया है, वो क्या है, जनरेटर्स, ठीक है, साथ ही मोटर्स, ठीक है। जनरेटर्स में भी आप देखोगे एसी और डीसी के बारे में, एसी एंड डीसी, ठीक है। ये सारा टॉपिक आपके इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा 7वां टॉपिक होने वाला है ब्रॉड में, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको देखना है। यहां पे आप देखो बच्चों, यहां पे आपको तो सबसे जो पहला टॉपिक आपको देखना है वो है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ठीक है। आपको इसके साथ ही पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। यहां पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, आपको फ्लेमिंग्स का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल भी पढ़ना है, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, सोलिनॉइड के बारे में पढ़ते हैं, सोलिनॉइड, ठीक है, सोलिनॉइड बनाते हैं, ठीक। ये आपको पढ़ना है। चलिए, ये सारा बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करना है अच्छे से, ठीक। इसके साथ साथ हम देखते हैं, हमें न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़नी है थोड़ी, हमें न्यूक्लियर फिजिक्स भी दिया गया है, राइट, जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स,
ये जो आप देख रहे हो आठवां, ये आठवां चैप्टर है कहीं ना कहीं, ठीक है, जो आपको दिया गया है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्त? आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियर फिजन के बारे में, आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में ही आप देखोगे अल्फा बीटा एंड गामा रेज के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये 8 टॉपिक तक हो गया। 9th जो टॉपिक है ये आपका बिल्कुल आप देखोगे 10th क्लास के बाहर का चीज है। दैट इज आपको क्या पढ़ना है? वेक्टर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये फिजिक्स का आप देखोगे क्लास 11th का पार्ट है जो आपको दिया गया है, ठीक है। वेक्टर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, दैट इज इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें यहाँ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्त? हमें पढ़ना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, हमें कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स को ब्रेक करना सीखना पड़ेगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके रेजोल्यूशंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमें रिप्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक। जिस टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबली आपके 1 या 2 सवाल जरूर बनेंगे, ठीक है। हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस देखेंगे कि इसको किस तरह से आई कैप, जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मोशन में एक चीज जो आपका एक और चीज करना है वो है आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। जो आपको मैंने वहां बताया है सारे लीनियर मोशंस के फॉर्म में हम लोग चले गए, बट एक सर्कुलर मोशन भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। सारे के सारे टॉपिक बहुत मेहनत से मैंने सारे टॉपिक आपके लिए बता के रखे हैं यहाँ पे, सारे के सारे, ठीक है। मैं वापस से कर रहा हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आप ले लो अगर ऐसा दिक्कत आ रही तो, ठीक है। ये सारा कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इस तरह से आप देखोगे कुछ हमारे 9 टॉपिक्स बनते हैं जिसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। यही सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक। आपको मैंने ब्रेक करके समझा दिया कि क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। इसी नोट के साथ मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूं और आपको वेलकम कर रहा हूं एक नए जर्नी में फिजिक्स के, जहां पे हम लोग एक एक चैप्टर को अब क्या करेंगे, धीरे धीरे करके खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस 8 to 9 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में हमें क्या लगेगा? बहुत थोड़ा समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और हम इसे क्या करेंगे? प्रैक्टिस के थ्रू, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए इसको खत्म करेंगे ताकि इंटरेस्टिंग बना रहे, ठीक है। तो हर एक चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जहां पे मिनिमम 30-40 क्वेश्चंस होंगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक के जो डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए हैं, जिससे आप सॉल्व करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट खुद भी फील करोगे, ठीक है। चलिए, so thank you so much for listening and till then God bless you.